26 नवंबर 2008 मुंबई एक आम सी दिखने वाली रात, लेकिन कुछ ही पलों में ये रात एक खौफनाक हमले में बदलने वाली थी। 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर एक सोचा समझा हमला शुरू किया। उनका निशाना था मुंबई की सबसे भीड़भाड़ और मशहूर जगहें, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, CSMT स्टेशन। हर जगह अचानक गोलियों की गूंज उठी। लेकिन सबसे खतरनाक हालात ताज होटल के अंदर बन चुके थे। सैकड़ों लोग ताज होटल के अंदर फंसे हुए थे। होटल की गलियां धुएं से भर चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थी। 4 हैवली आर्म्ड आतंकी हर मंजिल पर मौत बांट रहे थे। पूरा ताज होटल एक नर्क में बदल चुका था। इसी नर्क जैसे माहौल में 27 नवंबर को NSG को बुलाया गया। मिशन साफ था, होस्टेजेस को बचाना और आतंकियों को खत्म करना। इसी टीम में एक 31 साल का कमांडो अपने 10 साथियों को लीड करते हुए खामोश कदमों से आगे बढ़ रहा था। सीढ़ियों के सहारे वो लगातार आतंकियों के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, आतंकियों ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी और इसी दौरान एक कमांडो सुनील कुमार जोधा को 7 गोलियां लग जाती है। एक पल में सब कुछ बदल गया। ऐसे में वो 31 साल का नौजवान कमांडो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की ओर बढ़ गया। वो दौड़कर अपने घायल साथी को बचाने पहुंचता है और अपने साथियों से कहता है इसे तुरंत फर्स्ट एड दो, और खुद अकेले ही आतंकियों से भिड़ने के लिए ऊपर की ओर बढ़ जाता है। जब उसके साथी उसे बैकअप देने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें ऊपर आने से मना कर देता है। ऊपर मत आना, मैं इन सबको अकेले ही संभाल लूंगा। ये जांबाज कमांडो कोई और नहीं, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे, जिन्होंने अकेले ही 4 आतंकियों को खदेड़ते हुए उन्हें होटल के अंदर बॉल रूम तक कॉर्नर कर दिया। उनके हर कदम में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आतंकियों की रूह कांप गई। जैसे ही संदीप की टैक्टिकल बूट्स की आहट आती, आतंकी अब पैनिक में आ चुके थे। वो पीछे हटकर अपनी पोजीशंस बदलने लगे, लेकिन सामने आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। मेजर संदीप कमरे दर कमरे ऐसे बढ़ रहे थे जैसे एक शेर अपने शिकार को घेरता है। आतंकियों के पास हथियार जरूर थे, लेकिन मेजर संदीप के सामने आने की हिम्मत नहीं थी। वो सब संदीप से बचकर भाग रहे थे और संदीप बिना रुके उनका पीछा कर रहे थे। तो आइए जानते हैं भारत के वीर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की पूरी कहानी। कैसे उन्होंने ताज होटल के अंदर आतंकियों की कमर तोड़ दी, कैसे एक अकेला कमांडो 4 ट्रेंड आतंकियों पर भारी पड़ गया, और आखिर में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के साथ क्या हुआ। मुंबई भारत के इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक का सामना कर रहा था। आतंकी अलग अलग टीमों में बंटकर शहर के कई हिस्सों में हमला कर चुके थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, हर जगह तबाही मचाई जा रही थी। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और धमाकों से पूरे शहर को दहला दिया। ब्लैक यूनिफॉर्म में भारी हथियारों से लैस भारतीय जवान होटल्स में घुस चुके थे बंदूकों को बचाने के लिए। हमारे एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ड्यूटी करते करते उन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। आई फील दैट आई हैव डन समथिंग ग्रेट। आई हैव डोनेटेड माई सन टू द कंट्री। पूरा देश इस वीर सपूत को सलाम करता है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, 1977-2008, वी विल नेवर फॉरगेट। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म 15 मार्च 1977 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद उनका परिवार केरल से कर्नाटक के बेंगलुरु आ गया। संदीप अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता उन्नीकृष्णन इसरो में ऑफिसर थे, जबकि उनकी मां धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन एक गृहिणी थी। जब संदीप थोड़े बड़े हुए तो उनका एडमिशन फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में करवाया गया। यहाँ उनकी गिनती स्कूल के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में होती थी और पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी के लिए भी जाने जाते थे। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति वाली फिल्में देखना बहुत पसंद था और इन्हीं फिल्मों से इंस्पायर होकर उन्होंने तय कर लिया कि वो बड़े होकर इंडियन आर्मी में जाएंगे। संदीप में बचपन से ही एक मजबूत प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट थी। वो हमेशा कमजोर और छोटे बच्चों के लिए खड़े रहते थे और यही आदत आगे चलकर उनके सेल्फलेसनेस की नींव बनी। वो हमेशा अपने देश को जीतते हुए देखना चाहते थे। देश जीतता तो वो खुशी से झूम उठते और हारता तो पूरे दिन उदास रहते। बचपन में लगा देश प्रेम अब एक दीवानगी में बदल चुका था। उन्होंने अपने बाल एक फौजी की तरह कटवाना शुरू कर दिया था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने अपने माता पिता से NDA की तैयारी करने की बात कही, लेकिन उनके पिता ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि संदीप अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और फौजी की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ऐसी राह चुने जहां हर सुबह अनहोनी के डर से शुरू हो। लेकिन संदीप के लिए यह सिर्फ एक करियर नहीं था, यह उनका पर्पस था। इसलिए पिता के विरोध के बावजूद संदीप ने अपना फैसला नहीं बदला।
और जी जान से एनडीए की तैयारी में जुट गए। साल 1995 में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्लियर कर लिया और इस तरह एक सपने ने हकीकत का रूप ले लिया। इसके बाद संदीप आगे की ट्रेनिंग के लिए पुणे की एनडीए एकेडमी पहुंच गए। वह 94 कोर्स के ऑस्कर स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान भी संदीप अपनी बहादुरी और दूसरों की मदद करने के स्वभाव से सबको चकित कर देते थे। एक बार सभी कैडेट्स को पुणे के सिंहगढ़ फोर्ट पर ट्रैकिंग के लिए ले जाया गया। उस दिन बारिश हो रही थी और ऊपर चढ़ना सभी के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। संदीप सबसे आगे चल रहे थे और आगे बढ़ते हुए एक कुएं तक पहुंच गए। इस दौरान सभी कैडेट्स थक चुके थे और प्यास से उनका गला सूख रहा था। ऐसे में इंस्ट्रक्टर ने कुछ मिनट का वाटर ब्रेक दिया। दौड़कर संदीप ने अपनी बोतल कुएं में डाली और पानी भर लिया। जैसे ही वह पानी पीने वाले थे तभी एक टूरिस्ट ने अपनी खाली बोतल उनकी ओर बढ़ा दी। संदीप ने अपनी प्यास भूलकर तुरंत उस टूरिस्ट के लिए पानी भर दिया। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे कई और लोग पानी के लिए लाइन में लग गए। संदीप बिना एक घूंट पानी पिए हर किसी को पानी भरकर देते रहे। इंस्ट्रक्टर को इस बात का पता नहीं था और कुछ ही देर बाद उन्होंने आगे बढ़ने की सीटी बजा दी और संदीप बिना कोई शिकायत किए तुरंत आगे बढ़ गए। यह छोटा सा इंसिडेंट यह बताने के लिए काफी है कि वह दूसरों की मदद के लिए अपनी जरूरतें भूल जाते थे। एनडीए के ग्रीन हॉर्न और रोवर्स कैंप में भी संदीप ने दिखाया कि थकना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। जब भी 15 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस होती तो आखिरी 500 मीटर में केवल वही दौड़ते नजर आते थे, क्योंकि उनके लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उनके जोश को बढ़ाने के लिए ट्रैक के किनारे खड़े कैडेट्स, इंस्ट्रक्टर्स और जूनियर्स तालियां बजाने लगे और पूरा मैदान एक ही आवाज से गूंज उठा, उन्नी उन्नी उन्नी। यह नाम उन्हें उनके सरनेम उन्नी कृष्णन से मिला था। एनडीए में लगभग हर कोई उन्हें इसी नाम से बुलाता था और इसी नाम ने उनके जुनून, डिसिप्लिन और नेवर गिव अप एटीट्यूड को एक पहचान दे दी। एनडीए में 3 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद वह देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA पहुंचे, जहां उन्होंने 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग ली। IMA से पास आउट होने के बाद जुलाई 1999 में केवल 22 साल की उम्र में उन्हें बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला और जिस समय उन्हें कमीशन मिला उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था। भले ही 26 जुलाई 1999 को युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो गया, लेकिन LOC पर हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण थे। फॉरवर्ड पोस्ट पर लगातार फायरिंग होती थी और घुसपैठ की कोशिशें जारी थीं। इसी माहौल में संदीप को पहली बार असली कॉम्बैट का अनुभव मिला। ऑपरेशन विजय के दौरान फॉरवर्ड एरिया में तैनाती के दौरान उन्होंने लगातार दुश्मन की आर्टिलरी और स्मॉल आर्म्स फायर झेली और यहीं से उनकी ग्रिट और कामनेस सबके सामने आने लगी। लेकिन 31 दिसंबर 1999 की रात युवा लेफ्टिनेंट संदीप उन्नी कृष्णन की असली परीक्षा होने वाली थी। उन्हें 6 जवानों की एक टीम के साथ LOC के पास एक पोस्ट स्थापित करने का मिशन दिया गया। यह पोस्ट दुश्मन की पोजीशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थी। पाकिस्तानी पोजीशन से हैवी ऑपोजिशन मिल रहा था। लगातार फायरिंग हो रही थी। हालात बेहद भयानक थे। इसके बावजूद संदीप पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी टीम को चुपचाप लेकिन बेहद सटीक तरीके से लीड किया। हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाया गया। भीषण फायरिंग के बीच भी उन्होंने अपने जवानों का हौसला ऊंचा बनाए रखा और उनकी लीडरशिप का नतीजा बिना किसी कैजुअल्टी के मिशन सफल रहा। उन्होंने उस बेहद अहम स्ट्रेटेजिक पोस्ट को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। यह उनकी असाधारण बहादुरी और कॉम्बैट रेडीनेस का सबसे बड़ा उदाहरण था। उनके सीनियर ऑफिसर्स को उसी समय महसूस हो गया था कि यह लड़का आगे चलकर देश के लिए बड़ा नाम कमाएगा। कारगिल युद्ध में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया। कुछ सालों तक देश की सेवा करने के बाद उन्हें कमांडो ट्रेनिंग घातक कोर्स के लिए चुन लिया गया। ट्रेनिंग के लिए उन्हें कर्नाटक के बेलगाम भेजा गया। यह इन्फेंट्री के सबसे कठिन और एलीट कोर्सेज में से एक माना जाता है, जहां एक कमांडो को 20 किलो वजन के साथ 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च सिर्फ 6 घंटे 10 मिनट में पूरा करना होता है। यह सिर्फ दौड़ नहीं थी, यह समय के खिलाफ जंग थी और रास्ते में हर कदम पर नए नए ऑब्स्टेकल्स उनका इंतजार कर रहे थे। इस ट्रेनिंग में कमांडोज को पानी में भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन एक चीज थी जो संदीप के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक्वाफोबिया था, यानी पानी में जाने से डर लगता था।
लेकिन उन्होंने अपने डर को देश प्रेम के आगे कभी आने नहीं दिया और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने तैरना सीख लिया और आखिर में कैप्टन संदीप उन्नी कृष्णन ने इस कोर्स को टॉप किया। उन्हें इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग के साथ कमेंडेशन भी मिला और उनका जुनून इतना था कि उन्होंने इस घातक कोर्स को एक नहीं बल्कि 2 बार पूरा किया। घातक कोर्स के बाद उन्होंने गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से भी ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्हें सियाचिन जम्मू, कश्मीर हैदराबाद और राजस्थान में देश सेवा के लिए भेजा गया। सियाचिन, जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक मौसम होता है। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान भी उन्होंने शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई राज्यों में ड्यूटी करने के कारण उन्हें 5 भाषाएं भी आ गई थीं और उन भाषाओं के मजाकिया शब्दों से उन्हें खास लगाव था। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए साल 2005 में उन्हें मेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। जैसे जैसे उनकी रैंक बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी बहादुरी के किस्से भी फैलने लगे। चाहे जंगलों में काउंटर इंसर्जेंसी पेट्रोल हो या पहाड़ों पर हाई ऑल्टीट्यूड मिशन, संदीप हर ऑपरेशन में ऐसा प्रदर्शन करते कि सीनियर ऑफिसर भी चौकन्ने होकर देखते। उनका अंदाज सीधा था, उनका अंदाज साफ था। रिस्क लो, टीम को प्रोटेक्ट करो और मिशन जीत के साथ पूरा करो। यही वजह थी कि यूनिट का हर जवान उनके साथ ऑपरेशन पर जाने को खुद को खुशकिस्मत मानता था। जनवरी 2007 में उनकी यही पहचान उन्हें एक नए मुकाम तक ले गई। जनवरी 2007 में मेजर संदीप उन्नी कृष्णन को एनएसजी में डेपुटेशन के लिए चुन लिया गया। एनएसजी वो फोर्स है जहां देश के सबसे टफ, सबसे शार्प और मेंटली स्ट्रांग ऑफिसर ही पहुंच पाते हैं। एनएसजी की हार्डकोर कमांडो ट्रेनिंग किसी भी सोल्जर की लिमिट्स तोड़ देती है, लेकिन संदीप हर टेस्ट में सबसे आगे रहे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें एनएसजी के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का ट्रेनिंग ऑफिसर बना दिया गया, जहां उनका काम था देश की रक्षा के लिए कमांडोर तैयार करना। इस दौरान मेजर संदीप कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा रहे और अपनी कॉम्बैट स्किल से सबको प्रभावित किया। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। आम कपड़ों में हथियारों से लैस 10 आतंकी मुंबई को दहलाने निकल पड़े। 2-2 के ग्रुप में बंटकर उन्होंने मुंबई के कई बड़े स्थानों को निशाना बनाया और इसी अंधेरी रात में मेजर संदीप उन्नी कृष्णन को देशवासियों की रक्षा के लिए मुंबई बुलाया गया। धमाकों और अंधाधुंध गोलीबारी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हुई। सिर्फ 1 घंटे की फायरिंग में 58 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और देखते ही देखते ये डर पूरे मुंबई में फैल गया। इसके बाद लियोपोल्ड कैफे में हमला हुआ, जहां आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की। इस हमले में कई भारतीय और विदेशी नागरिकों की जान चली गई। लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाने के बाद दोनों आतंकी ताजमहल पैलेस होटल की ओर बढ़े, जहां पहले से ही उनके 2 साथी भारी तबाही मचाने के इरादे से मौजूद थे। मुंबई का 100 साल पुराना ताजमहल पैलेस होटल एक आइकॉनिक जगह, जहां अक्सर बड़े बिजनेसमैन, क्रिकेट प्लेयर्स, सेलिब्रिटीज और विदेशी मेहमान ठहरते हैं। लेकिन उस रात ये शांति कुछ ही पलों में टूटने वाली थी। चारों आतंकियों का मकसद था किसी बड़े बिजनेसमैन या विदेशी मेहमान को बंधक बनाना, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसलिए 2 आतंकी होटल के 5th फ्लोर की ओर बढ़े, क्योंकि 5th फ्लोर पर बिजनेस सेंटर था और उन्हें लगा कि यहाँ कोई बड़ा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन उन्हें वहां कोई बड़ा टारगेट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कमरे की चादरों और पर्दों में आग लगा दी। वहीं दूसरी ओर 2 आतंकी ताज होटल के ग्राउंड फ्लोर पर तबाही मचाने लगे और जो भी सामने आया उसे गोलियों से भून दिया। कुछ ही घंटों में 32 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सैकड़ों लोगों को आतंकियों ने बंधक बना लिया। इधर मुंबई की दूसरी जगहों पर भी आतंकियों ने कत्लेआम मचा रखा था। अजमल कसाब और इस्माइल जैसे आतंकियों से लड़ते हुए कई पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हो गए। इस लड़ाई में एटीएस चीफ हेमंत करकरे समेत कई बहादुर जवान शहीद हो गए। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक बहादुर पुलिसकर्मी ने आतंकियों के सामने दीवार बनकर खड़े होने का फैसला किया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का रास्ता रोक लेते हैं। गुस्से में आतंकी उनके शरीर में 23 गोलियां दाग देता है और वह वहीं शहीद हो जाते हैं। लेकिन उनकी इस कुर्बानी की वजह से एक आतंकी मारा गया और दूसरा अजमल कसाब जिंदा पकड़ लिया गया। लेकिन इसके बाद भी 8 आतंकी अभी भी 3 जगहों पर कब्जा जमाए हुए थे। 2 आतंकी ओबरॉय ट्राइडेंट में, 4 ताज होटल में और 2 नरेमन हाउस में। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। सबसे पहले मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को तैनात किया जाता है।
जो जल्द ही ताज होटल से 150 और ओबरॉय ट्राइडेंट से 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए थे जो किसी भी पल आतंकियों के निशाने पर आ सकते थे। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट 200 एनएसजी कमांडोज की टीम को दिल्ली से मुंबई भेज देती है। उनका मिशन था होस्टेजेस को सुरक्षित निकालना और आतंकियों का अंत करना। एनएसजी कमांडो मुंबई पहुंचते ही बिना समय गंवाए ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाते हैं। सबसे पहले वो मुंबई पुलिस और मार्कोस से पूरी जानकारी जुटाते हैं और फिर 3 टुकड़ियों में बंटकर ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस की ओर बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ एनएसजी का ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो जाता है। ताज होटल की जिम्मेदारी कर्नल सुनील शेरोन के नेतृत्व में दी जाती है और उनकी कमांड में मेजर संजय खंडवाल और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे जांबाज अधिकारी होते हैं। लेकिन इस मिशन पर जाना मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के लिए अनिवार्य नहीं था। अगर वो चाहते तो गुरुग्राम के अपने बेस में आराम से रह सकते थे, लेकिन उनका दिल देश के लिए धड़कता था और उन्होंने तुरंत इस मिशन के लिए वॉलंटियर कर दिया। जबकि कुछ ही दिनों बाद वो अपने घर जाने वाले थे, अपने माता पिता के साथ समय बिताने। कुछ दिन पहले ही उनके पिता इसरो से रिटायर हुए थे और अपने बेटे को याद किया करते थे। लंबे समय से वह अपने घर नहीं जा पाए थे, लेकिन छुट्टी की खबर ने उनके माता पिता के दिल में फिर से उम्मीद जगा दी थी। लेकिन जैसे ही उन्हें मुंबई अटैक की खबर मिली, सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपने माता पिता से मिलना और दोस्त की शादी सब कुछ भुला दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची, देश खतरे में है और मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। और इस तरह वो भी बाकी एनएसजी कमांडोज के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं और उन्हें 10 कमांडोज की एक यूनिट का कमांडर बना दिया जाता है। उनकी टीम में सुनील कुमार जोधा, मनोज कुमार, बाबूलाल, किशोर कुमार और सुनील कुमार यादव जैसे जांबाज कमांडोज शामिल थे। उनका मिशन साफ था, अंदर फंसे लोगों को बचाना और आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। लेकिन आतंकियों ने कई कमरों को आग के हवाले कर दिया था। पूरा ताज होटल आग की लपटों में जल रहा था और इस धुएं और आग के बीच कई फ्लोर्स पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। पूरे होटल की बिजली काट दी गई थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें नहीं पता था किस कमरे में कितने आतंकी हैं, वो कहां छिपे हैं और उनके पास कौन से हथियार हैं। लेकिन इस अंधेरे और खतरे के बीच भी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपना हौसला नहीं खोया और अपनी टीम के साथ सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए और आखिरकार वो ताज होटल के 6ठे फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आतंकियों को पहले ही एनएसजी ऑपरेशन की खबर मिल चुकी थी। आतंकी अपनी पोजीशन बदलकर तीसरी मंजिल पर जाकर छिप जाते हैं और इस ऑपरेशन की हर जानकारी लाइव टीवी पर दिखाई जा रही थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे और वही जानकारी फोन के जरिए आतंकियों तक पहुंचाई जा रही थी। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 6ठे फ्लोर पर पहुंचे, वहां कोई आतंकी नहीं मिला और फिर वो अपनी टीम के साथ नीचे उतरने लगते हैं। 5th फ्लोर पर उन्हें कुछ होस्टेजेस मिलते हैं जिन्हें वो सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर रहे थे, तीसरी मंजिल से कुछ हलचल सुनाई देती है। आतंकी तीसरी मंजिल के एक कमरे में छिपे हुए थे जो अंदर से बंद था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की टीम उस कमरे के बाहर पोजीशन ले लेती है। मेजर संदीप आतंकियों को बाहर आने के लिए ललकारते हैं, लेकिन आतंकी चुपचाप अंदर छिपे रहे और फिर जोश में आकर टीम उस कमरे का दरवाजा तोड़ देती है। लेकिन आतंकी पहले से ही तैयार बैठे थे और जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान कमांडो सुनील कुमार यादव के दोनों पैरों में गोलियां लगती हैं और इससे पहले कि उन्हें और गोली लगती, मेजर संदीप अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें पीछे खींच लेते हैं। इस दौरान आतंकियों को कुछ वक्त मिल जाता है और फिर रूम के अंदर एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और इस धमाके का फायदा उठाकर आतंकी वहां से गायब हो जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से टीम को कुछ देर के लिए पीछे रुकना पड़ता है। एक बार फिर आतंकियों का कोई सुराग नहीं था। सबसे पहले घायल सुनील कुमार यादव को बाहर भेजा जाता है। इसके बाद मेजर संदीप और उनकी टीम फिर से होस्टेजेस को बचाने में लग जाते हैं। लगातार 15 घंटे तक बिना रुके वो होस्टेजेस को बचाते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने 14 होस्टेजेस की जान बचाई। 27 नवंबर की आधी रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई पता नहीं था। होस्टेजेस को बचाने के बाद मेजर संदीप और उनकी टीम सेंट्रल स्टेयरकेस से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, नीचे से AK-47 की ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी में कमांडो सुनील कुमार जोधा को 7 गोलियां लगती हैं। ये देखते ही मेजर संदीप आतंकियों की तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिससे आतंकी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इसके बाद मेजर संदीप आगे बढ़ते हैं सुनील कुमार जोधा को बाहर निकालने के लिए। आतंकी लगातार फायर कर रहे थे और एक गोली मेजर संदीप के दाहिने हाथ में लगती है, लेकिन उन्होंने दर्द को नजरअंदाज किया क्योंकि मिशन ज्यादा जरूरी था। उन्होंने अपने साथी से कहा, घायल को तुरंत बाहर ले जाओ, और इसके बाद वो अकेले ही आतंकियों का सामना करने आगे बढ़ जाते हैं। जब साथी पीछे आने लगे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ऊपर मत आना, मैं उन्हें अकेले संभाल लूंगा।
घायल होने के बावजूद वो ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने अपने कारतूस पेटी को टटोला, उसमें सिर्फ एक ग्रेनेड बचा था। उन्होंने ग्रेनेड का पिन निकाला और सीधा आतंकियों की ओर फेंक दिया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि खिड़कियां टूट गईं और पूरा इलाका धुएं से भर गया। इस धुएं और केओस का फायदा उठाकर मेजर संदीप तेजी से आगे बढ़ते हैं। घायल होने के बावजूद वो एक शेर की तरह लड़ रहे थे। उनके हमले से आतंकी पीछे हटने लगे। संख्या ज्यादा होने के बावजूद कोई भी आतंकी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस दौरान उन्होंने एक आतंकी को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन अब वो अकेले आतंकियों के बीच फंस चुके थे और आतंकी छिपकर उन पर गोलियों की बारिश कर रहे थे। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत से खेल रहे हों। लेकिन आखिरकार आतंकियों ने उनके सिर पर निशाना साधा और इस तरह भारत का एक वीर सपूत देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देता है। उन्होंने अपने रेजिमेंट के मोटो कर्म ही धर्म को आखिरी सांस तक निभाया। अपने आखिरी एक्शन से उन्होंने आतंकियों को एक कोने में सीमित कर दिया और उनके साथियों ने उस मौके का फायदा उठाकर पूरे एरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब वक्त था आतंकियों को खत्म करने का। अचानक गोलियों की आवाज बंद हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन कहाँ हैं? ऑपरेशन के कमांडर कर्नल सुनील शेरोन को अब संदीप की चिंता सताने लगी थी। वॉकी टॉकी पर लगातार कॉल किया जा रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब हर किसी के दिल में एक अनहोनी की आशंका गहराने लगी थी। मेजर संजय कंडवाल कुछ कमांडोज के साथ आगे बढ़ते हैं। अचानक उनकी नजर फर्श पर पड़ी एक बॉडी पर जाती है और उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे। उनका वॉकी टॉकी सिर से कुछ ही दूरी पर पड़ा था, लेकिन स्विच ऑफ था। वहां एक आतंकी का खून से सना जूता छूट गया था। खून के निशान बता रहे थे कि मेजर संदीप ने आतंकियों को बुरी तरह घायल कर दिया था। मेजर कंडवाल और उनकी टीम उन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। निशान उन्हें ताज होटल के वसाबी रेस्टोरेंट तक ले आते हैं। तभी आतंकी अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार कमांडोज पूरी तरह तैयार थे। ग्रेनेड्स के धमाके से पूरा वसाबी रेस्टोरेंट आग की लपटों में घिर जाता है। जान बचाने के लिए आतंकी सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन इस बार कमांडोज उन्हें मौका नहीं देते और चारों आतंकियों को वहीं ढेर कर देते हैं। 29 नवंबर सुबह 8 बजे तक ताज होटल पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में भी सभी आतंकियों को खत्म किया जा चुका था। 10 में से 9 आतंकी मारे जा चुके थे और एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। 26 नवंबर की शाम से शुरू हुआ यह आतंक 60 घंटों बाद खत्म हुआ। इस हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज्यादा घायल हुए। 60 घंटों तक सांस रोके बैठी मुंबई आखिरकार राहत की सांस लेती है और अब देश के वीर सपूत मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को सम्मान के साथ उनके घर भेजा जाता है। अपने हीरो को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा शहर गूंज उठा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे। बेंगलुरु में हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। 31 साल के बेटे को खोने के बावजूद उनके माता पिता मजबूत खड़े रहे। उन्होंने कहा, संदीप कोई विक्टिम नहीं, एक हीरो है और हमें उस पर गर्व है। उन्होंने पहले ही कह दिया था, मैं आम मौत नहीं मरना चाहता, और उन्होंने वो करके दिखाया कि पूरा देश उन्हें याद रखे। 26 जनवरी 2009 को उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज उनका नाम सड़कों में, यादों में और हर दिल में जिंदा है। आज उनका नाम सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि इस देश की सड़कों और इमारतों में भी जिंदा है। उनकी वीरता की कहानी अब सिनेमा के जरिए भी हर दिल तक पहुंच रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं, बल्कि उस पूरी रात की है जिसने मुंबई को हिला दिया।